दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रवेश द्वार कर्नाटक में चुनावी हलचल तेज हो गई है। दक्षिण का अपना किला बचाने खुद मोदी मैदान में उतर आए हैं। 2 महीनों में 6 दौरे कर चुके प्रधानमंत्री आज 16,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर आईआईटी तक, पुल से लेकर अंडरपास तक मोदी ने क्या क्या दिया, कांग्रेस पर कैसे हमला बोला, क्या कर्नाटक को मिल रहा है बम्पर गिफ्ट, ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या 2023 की इस आजमाइश के पीछे असली मकसद 2024 में 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है? इसी पर हमने तैयार किया है स्पेशल रिपोर्ट, देखिए। सभी राजनीतिक दलों ने कर्नाटक के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल वहां बीजेपी की सरकार है और सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2018 फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में बीजेपी से आगे रही कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जी जान से जुटी है। जाहिर है मुकाबला कड़ा है, इसीलिए कर्नाटक के किले को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी करीब आधा दर्जन बार कर्नाटक आ चुके हैं। कर्नाटक के दौरे में पीएम मोदी ने अब तक तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के, आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। बेंगलुरु और मैसूरू दोनों कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के विकास के नाम पर वोट मांगा, फिर से डबल इंजन की सरकार को लाने की अपील की। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में।
प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की बात की। धरातल पर दिखने वाले विकास से कर्नाटक की जनता को रूबरू कराया तो विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो जेडीएस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2-2.5 महीने में कर्नाटक के चुनाव हो जाएंगे। किसकी कैसी जोर आजमाइश है, कहां कौन भारी पड़ेगा, एक एक कर हम सारी बातें बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक को जो सौगात दी, पहले उसे जान लीजिए। भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे चर्चा का विषय बन गया है। कर्नाटक के 2 शहरों के बीच बना ये हाईवे विकसित देशों में बने किसी भी नेशनल हाईवे को ये टक्कर देने की क्षमता रखता है। 8,478 करोड़ की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकार्पण कर दिया। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भर सकेंगी। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद 3 घंटे की दूरी महज 75 मिनट में पूरी की जा सकेगी। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर का है, जो 8,478 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। एक्सप्रेसवे पर 4 रेल ओवरब्रिज और 9 फ्लाईओवर हैं। इसके अलावा 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं। आप मेरे राइट हैंड साइड, कैमरामैन के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आप इस सड़क पर देखिए, ये 3 लेन का हाईवे यहाँ पर बना है और इसी तरह से मेरे अगर लेफ्ट हैंड साइड और कैमरामैन के राइट हैंड साइड देखेंगे तो 3 लेन का हाईवे इस तरफ बनाया गया है। टोटल 6 लेन का हाईवे है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन दोनों हाईवेज के बगल में 2-2 लेन के सर्विस रोड बनाए गए हैं। आप देखिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक 10 लेन का हाईवे जिसे डेवलप किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले जब बेंगलुरु से मैसूरू जाने में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता था, अब वो दूरी सिर्फ 75 मिनट में पूरी की जा सकती है। यही वजह है कि इस हाईवे को विकास का हाईवे बताया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से पूरा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसे एक्सेस कंट्रोल डिजाइन पर आधारित बनाया गया है, जिसे सिर्फ महत्वपूर्ण टाउन के पास ही एंट्री और एग्जिट दिया गया है। पीएम मोदी एक्सप्रेसवे के अलावा 92 किलोमीटर लंबे मैसूरू खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग का भी शिलान्यास कर रहे हैं। इस हाईवे को भी 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। जाहिर है, एक्सप्रेसवे विकास की गति में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऐसे में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाए, इस बात को लेकर सियासी पारा गर्म है। कर्नाटक में चुनाव है, इसीलिए सभी इसका श्रेय लेना चाहते हैं। चूंकि बीजेपी के शासनकाल में प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस को इस प्रोजेक्ट में बहुत खामियां नजर आ रही हैं। पहले पब्लिक के लिए सर्विस रोड के काम को उन्हें पूरा करने दो। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाईवे बनाया है। मैं भी गया था, मेरी गाड़ी का बम्पर और हर पुर्जा हिलने लग गया। पहले उसकी क्वालिटी को चेक करवाइए। ऑस्कर फर्नांडिस को भूल गए क्या आप लोग? उनके मंत्री रहते हुए ही ये संभव हो पाया। मैसूरू रीजन को जेडीएस का गढ़ माना जाता है, लिहाजा एचडी देवगौड़ा की पार्टी भी दावा कर रही है कि इस हाईवे के लिए तमाम परमिशन एचडी कुमारस्वामी के शासनकाल में ही संभव हो पाई थी। लेकिन अब बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है। सीएम बोम्मई ने कांग्रेस और जेडीएस दोनों को इसका जवाब दिया।
परियोजना को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि नेशनल हाईवे के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। प्रोजेक्ट के लिए काम कब से शुरू हुआ और कब से फंड मिलने लगा, ये ज्यादा मायने रखता है। प्रोजेक्ट की मंजूरी का क्या मतलब? इस प्रोजेक्ट को लेकर 20 साल से बात चल रही है, फिर सिद्धारमैया या कांग्रेस इसका क्रेडिट कैसे ले सकती है? कर्नाटक में 24 जून के पहले नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में हर पार्टियों में जोर आजमाइश चरम पर है। कर्नाटक में 5 सालों में जिस तरह मुख्यमंत्री बदले हैं, उससे साफ है कि इस साल का विधानसभा चुनाव काफी टफ होगा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी और जेडीएस के लिए भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण समझिए। 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनी। बहुमत के अभाव में 6 दिनों में ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी सीएम बने। जेडीएस कांग्रेस की सरकार सिर्फ 14 महीने ही टिक पाई। 2019 में बीजेपी ने फिर सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। 2021 में येदियुरप्पा को फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लिंगायत समुदाय से ही आने वाले बीजेपी के बसवराज बोम्मई सीएम बने। जाहिर है, कर्नाटक का सियासी समीकरण जितना दिलचस्प है, सभी पार्टियों के लिए उतना ही मुश्किल भी। पिछले विधानसभा चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियों की सीटों और वोट प्रतिशत से भी इसकी तस्वीर साफ हो जाती है। 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी। बीजेपी को 104 सीटें मिली, जबकि उसका वोट प्रतिशत 36.35 था। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 38.14 था। वहीं जेडीएस को 37 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि वोट प्रतिशत 17.7 था। यही कारण है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के किले को बचाने के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी करीब आधा दर्जन बार कर्नाटक आ चुके हैं। इस महीने की 25 तारीख को पीएम फिर कर्नाटक आने वाले हैं। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब तक 7 बार कर्नाटक आ चुके हैं। कर्नाटक के सत्ता समीकरण में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की बड़ी भूमिका रहती है। कर्नाटक में 18% आबादी की वजह से लिंगायत समुदाय हर पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक है। राज्य की करीब 100 सीटों पर इनके वोट निर्णायक है। इनमें से 62 सीटों पर उनका दबदबा है। पिछली बार इन 62 में से 40 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। कहा जा रहा है कि 2021 में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह से ये समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा है। लिंगायत से होते हुए भी मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। कर्नाटक की राजनीति में जातिगत समीकरण का योगदान बहुत ज़्यादा है। काफ़ी मायने रखते हैं जातिगत समीकरण यहाँ पर। और यहाँ पर जो बड़ा समुदाय है लिंगायत समुदाय, वो हमेशा से बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। तकरीबन 17% इसकी आबादी है और बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति से विदाई ले ली है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा बीजेपी जो है यहाँ पर SC/ST वोट, उसके अलावा वोक्कालिगा वोट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और बीजेपी को लगता है कि अगर ये वोट बैंक थोड़ा भी टिल्ट होता है बीजेपी की तरफ, तो यहाँ पर आसानी से बीजेपी अपनी सरकार को बचा लेगी। क्योंकि पिछले 2 दशकों की बीजेपी की राजनीति की बात कर लें तो एक बार भी अपने बूते पर बीजेपी यहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। और यही वजह है कि इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह, जेपी नड्डा पूरी ताकत यहाँ पर लगा रहे हैं कि उन सारे जाति वोट बैंक को, जाति समीकरणों को साधा जा सके, जिससे बीजेपी यहाँ पर अपने बूते पर सरकार कायम कर सके। कर्नाटक में लिंगायत के बाद वोक्कालिगा समुदाय बड़ा है। इसके वोटर भी सत्ता प्राप्ति में निर्णायक होते हैं। इनके वोटरों का दक्षिण कर्नाटक में दबदबा है। राज्य की आबादी में 16% वाले वोक्कालिगा समुदाय जेडीएस के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं। लिंगायत को ज्यादा तरजीह देने के कारण ये समुदाय बीजेपी से खफा रहता है।
इस रीजन में बीजेपी आमतौर पर कमजोर रही है, जनाधार उतना मजबूत नहीं है। तो क्या ये जो परियोजनाएं हैं, क्या बीजेपी को 2024 में और 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत की ओर लेकर जाएगी, आपको लगता है? इस एरिया में, इस रीजन में बीजेपी कमजोर है, मैं भी मानता हूँ। फिर भी मोदी जी का डेवलपमेंटल प्रोग्राम है ना, ये इसमें हमको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इधर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।